हिमाचल में ये एप्पल हार्वेस्टिंग का आप कह सकते हैं बिल्कुल पीक पे चल रहा है हमारा देश। ये सब्जी मंडी जो है यहाँ पे 25-30 साल से कंटिन्यू है और बगीचे से ये फल तोड़ के ले आती हैं हमारी लेबरें। उसके बाद यहाँ ये जो हमारा एप्पल है सबसे बड़ा, ये जो एक्स्ट्रा लार्ज है 100 दाना, और दूसरे नंबर में जो हमारा ये 150 नंबर का दाना आता है। और इसका जो बिल्कुल ये रॉयल नाम है इसका, रॉयल डिलीशियस ये। अपने की खाद के बारे में बता रहे थे ना, गवर्नमेंट सब्सिडी थी पहले। हाँ पहले थी लेकिन अब बंद हो गई है और खादें हमारे को बहुत महंगी बिकती है और स्प्रे की जो दवाइयाँ है ये सारी महंगी हो गई, तो इसलिए एग्रीकल्चर जिसका एप्पल का इसमें बहुत खर्चा है। नमस्ते जी, मेरा नाम दिनेश है, मैं आपका नेपाल से हूँ। नमस्ते जी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हिमालय की गोद में आपका सबका स्वागत है। मनाली के सेब डॉक्यूमेंट्री हमें सेब के संसार में ले जाती है जहां इस खास फल की किस्मत बदलती है। हम उस जगह पहुंचते हैं जहां सेब की खेती का प्रारंभ होता है और मनाली के किसानों के साथ वार्तालाप करके हम उनकी अनजानी बातों को खोलते हैं। इसके साथ ही हम आपको बाजार में भी ले जाते हैं जहां सेबों की बदलती किस्मत का खेल खेला जाता है। मनाली के सेब एक अनुभव है, एक यात्रा है और एक संपूर्ण दर्शन है इस खास फल की जड़ों तक। तो आइए इस सफर में हम साथ चलें और सेब के संसार में खो जाएं। हिमाचल की चोटियों में कहानियां बसी हैं, मनाली की घाटियों में जहां समय रुका है। सेबों की यात्रा प्राचीन समय से उनकी कहानी सुनाई जाती है। नमस्कार, मैं राजेंद्र चौहान बोल रहा हूँ विलेज मनसारी से। पिछले 2-3 दिन से हम लोगों ने यहाँ पे हार्वेस्टिंग की हुई है। तो ये जो प्लाट है मेरे पास, इसका नाम है रॉयल किंग। तो इसमें हमने कुछ एक ग्राफ्ट किया हुआ, इसमें जो पेड़ है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। इसमें कम से कम 7-8 वैरायटियाँ लगाई हुई है। ये जो लगी हुई है, कुछ एक जो है गाला है, कुछ गोल्डन है और कुछ एक बांस और टॉप रेड लगाया हुआ। इसमें 8-9 वैरायटियाँ हैं, तो गोल्डन भी है। तो आज हमारी यहाँ पे पैकिंग हो रही है, तो मैं आपको पैकिंग के बारे में कुछ बता देता हूँ। मैंने पीछे पैकिंग के बारे में बताया था आपको। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ गोदाम में है, ये गोदाम है हमारा। हम लोग चप्पल लगा के अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि जो इसका जो है हम लोग सेब है इसका सम्मान करते हैं। तो आज इसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग। इसमें 5 ग्रेड होती है, स्मॉल और मीडियम और लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। इसमें 5 ग्रेड होती है। और जो इसमें बिल्कुल छोटा होता है एक्स्ट्रा स्मॉल, ये वाला ये सबसे छोटा होता है एक्स्ट्रा स्मॉल। तो पहले हम लोग लक्कड़ का आता था, लक्कड़ की पेटी, तो अब वो बंद हो गई है। उसमें शायद 14 या 15 किलो वेट आता था उसमें। अब लोग लूज पैकिंग कर रहे हैं क्रेटों में, तो कुछ एक कार्टन भरते हैं। तो ये वाली जो ग्रेडिंग कर रहे हैं इसमें लूज हो रही है। तो ये लूज पैकिंग हम लोग यहाँ छोटी मंडियों में, यहाँ छोटी छोटी मंडियाँ निकली हुई है, तो इसमें ही बेचते हैं। तो जो दिल्ली के लिए है, दिल्ली के लिए हम लोग कार्टन बेचते थे। अब कार्टन गाड़ी वगैरह वैसे नहीं है, यहाँ छोटी मंडियाँ, यहीं इसका दाम हमारे को अच्छा मिल रहा है, तो हम लोग यहीं दे रहे हैं इसको। तो पैकर लगे हुए हैं, हेल्पर भी है। हम लोगों ने जो ये लिया हुआ है, ये माल हमने इनको दे दिया हुआ है। ये जो व्यापारी आए हैं
हरिद्वार साइड से। तो हम लोगों ने ये जो है इनको दे दिया, ये छोटी मंडियों में ले जाएंगे, शायद चंडीगढ़ या लुधियाना वगैरह, हरिद्वार वगैरह छोटी छोटी मंडियों में ले जाएंगे, तो वहीं पे सेल करेंगे। अब पहले हम लोग दिल्ली भेजते थे, अब दिल्ली नहीं भेज रहे, दूर पड़ रहा है, किराया लग रहा है ज़्यादा। तो अब तो गोदाम, हर जगह गोदाम में ही आ रहे हैं माल लेने। बस आज हमारा जो है सीज़न का पहला दिन है। आज पहले उड़ान जो है सेब का आज पहली बार हम कर रहे हैं। इस साल सेब की फसल तो ठीक है, पर क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो गई है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा इस सीज़न में बहुत ज़्यादा रही है, और पूरे हिमाचल में ही है दिक्कत आई है क्वालिटी की। तो फिर भी फसल ठीक है, रेट ठीक मिल रहे हैं बागवानों को। पिछली साल की तुलना में इस साल ठीक रेट बागवानों को मिल रहे हैं, जिस वजह से थोड़ा मतलब बागवानों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। वैसे जो हालात है अभी तक के, अभी कुछ कह नहीं सकते। आगे अभी रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है बारिश के कारण। अभी पिछले कल से ही रास्ते खुले हुए हैं, तो जो प्रदेश से बाहर की मंडियों को जाएंगे सेब, तो अभी लगेगा 1 हफ्ता, पूरा लगभग 7 दिन इसमें लग जाएंगे। तब तक रास्ते शायद क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद ही पूरी स्थिति साफ आएगी। अब हम आइए फलों को कैसे काटा जाता है इस प्रक्रिया का संक्षिप्त अवलोकन करें, समय और फलों को तोड़ने के उपयुक्त तरीके के साथ। सेब की खेती के लिए बड़े समर्थन के बाद आता है वो समय जब हर्षबल्ली के समय का अंत होता है और सेब पूरी तरह से पक जाते हैं। इस समय किसानों को संकेत मिलता है कि फलों को काटने का समय आ गया है। यह अहम मोड़ है जब वे अपने फलों की परिपूर्णता को सुनिश्चित करते हैं। फलों को तोड़ने का यही सही समय होता है, क्योंकि यह सेब के स्वाद और गुणवत्ता पर भी प्रभाव डालता है। अब आता है सेब को कैसे तोड़ा जाता है। कुछ किसान हाथों से तोड़ते हैं, कुछ विशेष औजारों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस सभी प्रक्रिया का उद्देश्य एक ही होता है, सेब को सुरक्षित और सही तरीके से हटाना। मेन प्लकिंग का प्रोसेस का यही है कि इसको बिल्कुल आराम से तोड़ा जाता है और आराम से इसको फील्ड बॉक्स में डालते हैं। और इसका जो बिल्कुल ये रॉयल नाम है इसका, रॉयल डिलीशियस ये। और ये जो है इसमें पॉलिनेशन के लिए लगाया हुआ है ग्रीन, ये ग्रीन सेब है। ये मैच्योर जाके नवंबर 1 वीक में होता है। और रॉयल का जो प्लकिंग का जो सही टाइम है ये 20 अगस्त के बाद ये इसका टाइम सही है। और इसका कैसे मैच्योर हो गया, इसका 2 तरह से पता लगाते हैं हम। कि एक तो खाने से इसमें शुगर कितनी आई है, अगर इसमें खा के लगता कि नहीं भाई इसमें थोड़ा पानी है, तो लगता कि नहीं ये मैच्योर नहीं हुआ, ये बिल्कुल इसमें मिठास आनी चाहिए एक। और दूसरा ये भी इसका तरीका है कि इसका काट के इसका जो बीज है वो ब्राउन रंग का होना चाहिए, तब लगता है कि भाई ये बिल्कुल जो है मैच्योर हो गया है। अगर इसका बीज हरे रंग का रहा, ग्रीन रंग का रहा, तो समझो वो एप्पल जो है मैच्योर नहीं हुआ है। इसका ये है। और ये जो ग्रीन सेब है ये पॉलिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रॉयल सेल्फ पॉलिनेटर नहीं है, इसके लिए पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। जो ग्रीन जो है ये काम करता है। इसमें हमने ग्राफ्ट किया हुआ है, ये अलग से ग्राफ्टिंग की होती है कुछ टहनियों में, जिससे इसका जो है पॉलिनेशन हो जाता है रॉयल का। अपने आप में रॉयल खुद पॉलिनेटर नहीं है, समझाएंगे। ये जो कलम होता है ना, जैसे ये ग्रीन का जो है, ग्रीन के पेड़ की जो टहनी होती है, जो उसको काट के जैसे हमने यहाँ लगाया हुआ है इसको रॉयल के पेड़ में, तो ये अपना ही मतलब ग्रीन ही होगा। और इसके जो फूल होते हैं उन फूलों से रॉयल में जितना फूल आया होगा उसमें पॉलिनेशन होता है।
मैंने बताया ना आपको, रॉयल रेड और रॉयल कुछ प्रजातियां ऐसी है जो अपने आप में इनमें पॉलिनेशन का मतलब पॉलिनाइजर नहीं है, ये पॉलिनेटर नहीं है, इनसे अपने आप में कुछ नहीं कर सकते ये है। हाँ, अभी जो हम प्लकिंग कर रहे हैं तो इसका प्रोसेस ये है कि प्लकिंग करने के बाद हमारे ग्रेडिंग मशीन में जाएगा और वहीं पर उसको ग्रेडिंग पैकिंग करने के बाद इसको सब्जी मंडियों में भेजा जाएगा। तो वैसे यहाँ तो ओपन क्रेट में भेजते हैं, वैसे इसको प्लकिंग करने के बाद बॉक्स में भी पैक करते हैं इसको, तो बॉक्स में भी ये सेब जाता है। वैसे ज़्यादातर हमारे यहाँ जो है इसका प्रोसेस यही है कि फील्ड बॉक्स जो हमारे हैं क्रेट, इसमें सेब मंडियों में जाता है। सर मेरा नाम राजेंद्र, अभी अगस्त का लास्ट हफ्ता चल रहा है और हिमाचल में ये एप्पल हार्वेस्टिंग का आप कह सकते हैं बिल्कुल पीक पे चल रहा है हमारा सीज़न। मोस्टली जो हिमाचल में या कुल्लू मनाली में, मैं क्योंकि मैं कुल्लू मनाली से हूँ तो इसका ज़्यादा बता सकता हूँ, जो टिपिकल हार्वेस्टिंग सीज़न रहता है वो एज अर्ली एज आपका लास्ट वीक ऑफ जुलाई से शुरू हो जाता है। डिपेंड करता है कि वो एप्पल की कौन सी वेराइटीज हैं। बहुत सी वेराइटी है, बहुत जिनको हम अर्ली वेराइटी बोलते हैं, वो जुलाई के आखिरी हफ्ते में भी तैयार हो जाती हैं और जो इसका पूरा सीजन है वो टिल सितंबर लास्ट तक भी चल पड़ता है। बाकी जो वही की वेराइटी उसमें कौन सी है, अभी जो है जो मोस्टली हमारी सबसे अच्छी वैरायटी या जो सबसे बड़े पैमाने पे जिसका उत्पादन होता है वो रॉयल डिलीशियस का है। वो अभी यही हम आजकल इसी का चल रहा है। प्रूनिंग एक आवश्यक कदम है जो सेब के पेड़ों की स्वस्थता और उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करता है। प्रूनिंग का महत्व वहां से शुरू होता है जब पेड़ों पर अनगिनत शाखाएं और गांठें होती हैं जो उत्पादन को अवरुद्ध कर सकती है। यह उन शाखाओं को हटाने का काम होता है जो निर्देशित तरीके से नहीं बढ़ रही है और पेड़ की समृद्धि को बढ़ाने के लिए सही समय पर उन्हें काट देना होता है। प्रूनिंग के माध्यम से हम पेड़ के ढालों को सही रूप में ले आते हैं जिससे सूर्य किरणों का अच्छा प्रकार मिले और फलों का विकास अच्छे से हो सके। इसके अलावा प्रूनिंग से रोग और कीट प्रतिरोधी शक्ति भी बढ़ती है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के साथ साथ यह एक प्राकृतिक और आध्यात्मिक संवाद भी है जो हमें प्रकृति की महत्वपूर्णता को समझाता है। इसमें हम सेब के पेड़ों के साथ एक निरंतर संवाद के साथ साथ हमारे अपने भावनात्मक और आध्यात्मिक संवाद को भी बढ़ाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम निरंतर प्रकृति के साथ में जाते हैं और उसके साथ एक संवाद रखते हैं जिससे हमारा रिश्ता उसके साथ और गहरा हो जाता है। तो हार्वेस्टिंग पीरियड के बाद वैसे जो एप्पल हार्वेस्टिंग जो मैंने बताया कि 2.5 से 3 महीने रहता है आपका, जुलाई अगस्त सितंबर तक। तो बाकी के 9 महीने आप कहेंगे कि उसमें क्या है, तो जो सेब के बगीचों में आप कहिए तो 12 महीने ही काम है। आपको पूरे 12 महीने पूरे साल भर मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके आपको कुछ इस तरह से फल मिलते हैं। तो अक्टूबर के बाद सर्दियां शुरू हो जाती हैं हिमाचल में, पर बागवान को फिर भी नहीं रुकना पड़ता क्योंकि उसके बाद उन्हें फिर अगले साल की तैयारियों में शुरू हो जाते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद अपना जब सर्दियां रहती हैं 2-3 महीने जब बर्फ पड़ी रहती है उस वक्त को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद जनवरी से फिर से आप अपने पेड़ों के ओर ध्यान देना शुरू करना पड़ता है। उसमें आप अपना जो ये लंबी टहनियां हो गई हैं, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ्स है, उसको काट छांट के आपको हटाना पड़ता है, जिसको प्रूनिंग कहते हैं। और उसके बाद अपने बगीचों में फिर से, ताकि पेड़ अगले सीजन के लिए तैयार करने हैं, फिर उसमें आपको खाद, गोबर और उर्वरक जो आप उन पेड़ों में आप उन्हें डालते हैं। तो फिर ये जो मैं कह रहा हूँ, जो ये सीजन सिर्फ 2-2.5-3 महीने को छोड़ के जो बाकी 9 महीने हैं, ये आप अपने पेड़ों की देखभाल में ही लगाते हैं। उनमें उर्वरक का काम है, खाद देना है, गोबर देना है, कोई उनमें कोई बीमारी नहीं लगे पत्तों में, पेड़ की टहनियों में, चमड़ी में, तो उसके लिए जो पूरा स्प्रे लोग करते हैं, कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरे साल भर का ही काम कह सकते हैं जिसमें एक बागवान और एक किसान व्यस्त रहता है पूरे साल भर। अभी जैसे मैं बात कर रहा था एप्पल हार्वेस्टिंग की,
उसके बाद का जो प्रोसेस है कि आप जो हार्वेस्ट करके अपने बगीचों से लाते हैं आप अपने किसी एक जगह पे जहाँ पे उसकी ग्रेडिंग होती है, और मोस्टली जो हम पैकेजिंग करते हैं और सेब की मंडी ले जाने के लिए, बेचने के लिए, तो इस तरह के ये क्रेट्स रहती हैं। वजन के हिसाब से इसमें आप एवरेज 20 किलोग्राम एप्पल्स की रहती हैं ये। और जब जो ग्रेडिंग करते हैं हम, उसमें छोटे से बड़े का रहता है कि छोटा आपका है स्मॉल, मीडियम, लार्ज और कुछ एक्स्ट्रा लार्ज साइज के हिसाब से उनको नापा जाता है। ग्रेडिंग की जाती है, वो हाथों से भी होती है, आजकल मशीनी तौर पे भी शुरू कर दी गई है यहाँ पे। और तो उसके हिसाब से इनको हम मंडी में भेजते हैं। लोकल ट्रांसपोर्टेशन रहती हैं, छोटी गाड़ियां, बड़े ट्रक्स रहते हैं, तो वो मंडी जाती है। वहाँ पे बोली के हिसाब से, जो हर दिन की बोली के हिसाब से और जिस तरह से वो उस दिन उनका दाम मिलता है, किसान अपने सेब उनको वहाँ पे मंडी में बेच के आ जाता है। अब हम आइए एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग प्रक्रिया पर, जहां सेब को आकार, रंग और गुणवत्ता के आधार पर विभाजित किया जाता है। जब सेब को तोड़ा जाता है तो वे अक्सर विभिन्न आकार, रंग और स्वाद में होते हैं। इस प्रक्रिया में पहले सेबों को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, फिर सेबों को उनके रंग के आधार पर अलग अलग डिवाइस में सॉर्ट किया जाता है। यहां सेबों को उनकी ब्राइटनेस और रंग के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। अंत में सेबों की गुणवत्ता को मानकों के आधार पर मापा जाता है, जैसे कि निर्धारित आकार, कोई ऐंठ न होना और स्वाद और सुरक्षा के अन्य पैरामीटर्स। इस प्रकार ग्रेडिंग और सॉर्टिंग प्रक्रिया वास्तव में सेब की मानक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसे एक उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद के रूप में बाजार में प्रस्तुत किया जाता है। जय श्री कृष्णा। मैं मनाली से तीर्थराज शर्मा हूँ। बिमल ऑर्चर्ड नाम से हमारा ऑर्चर्ड है यहाँ हरिपुर गांव में। तो पैकिंग के प्रति थोड़ा बताऊंगा आपको, सेब की कैसे पैकिंग होती है। तो हम ये बॉक्स में सेब पैक करते हैं। तो जैसे ये 100 दाना है, तो एक बॉक्स में मतलब 100 दाना जाता है, ठीक है। और फिर ये दूसरा दाना है, ये 125 दाने जाते हैं। ये थोड़ा बड़ा होता है इसलिए कम जाते हैं, और ये इससे छोटा है इसलिए 125 दाने जाते हैं। और फिर इसके बाद ये 150 दाना आता है। बॉक्स उतना ही होता है, लेकिन ये 125 दाने चले गए उतने ही बॉक्स में, फिर 175 चले गए उसी उतने ही बॉक्स में, और फिर ये 240 दाना, बॉक्स उतना ही है लेकिन दाना छोटा है, इस कारण ये 240 दाने चले गए। और एक 310 होता है, ये 310 दाने जाते हैं। उतना ही बॉक्स होता है, लगभग 27-28 किलो 30 किलो तक उसका वजन जाता है, और ये 310 दाने आते हैं। और बगीचे से ये फल तोड़ के ले आती है हमारी लेबरें। उसके बाद यहाँ, खैर पहले के युग में तो हाथ से सारा भरा जाता था, ये ग्रेड भी हाथ से होती थी और पैकिंग भी हाथ से किया जाता था। लेकिन अब मशीनी युग आ गया, आधुनिकीकरण, और अब ग्रेडिंग की मशीन आई है। देखो, इसमें हम सारा ये सेब एक एक करेट करके डालते हैं, और ये फिर मशीन साफ करती है। इसमें बुरश लगे हुए हैं, ये सेब को साफ करती है और अलग अलग ग्रेड करके हमारे को देती है। मशीन आने से हमारे जो मार्केट में सेब जाता है, ज़्यादा हमारे को इसका दाम पहले से दाम ज़्यादा मिल रहा है। तो विश्वकर्मा की ये मशीन हमने पिछली साल ले आई थी, और ये लगभग 3.5 लाख की पड़ी थी हमारे को, और हमने बहुत अच्छा इसका लाभ समझा। इसका प्रयोग करने से हमारे को अच्छे दाम मिल रहे हैं। जी सर, मेरा नाम श्री तेजिंदर लाल शर्मा, बीपीओ हरिपुर, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, तहसील मनाली का मैं रहने वाला हूँ, है ना। और 2023 में जो हमने इस साल हाईटेक का जो ये प्लांट लगाया हुआ है, जिसके माध्यम से हमें जो है ये हर एक दाना
बहुत ही सुंदर तरीके से हमें ग्रेड करके दे रहा है। और मैं सभी ग्रोवरों को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो अपना एप्पल जो है ऐसे ही मशीन में ब्रशिंग करवा के मार्केट में भेजिएगा और अपने एप्पल का जो दाम है वो अच्छे से प्राप्त कीजिएगा। जैसे कि हमारे पास जो है एप्पल की बहुत सी प्रजातियां हैं। सबसे प्रथम जो प्रजाति थी वो रॉयल डिलीशियस थी, और उसके बाद हमारा रेड भी था और रिका रेड था, और जैसे अब लेटेस्ट जो प्रजातियां आई है हमारे स्पर में वो बहुत सी प्रजातियां आई हैं। जैसे आपका किंग रॉड, एडम और आपका रेड ब्लॉक्सी हुआ, जैसे स्पर में बहुत सी प्रजातियां आई हैं। इस वक्त जो हमारे को मार्केटिंग जो दे रही है वो गाला है। गाले में भी बहुत सी प्रजातियां हैं और सबसे इस वक्त टॉप जो है वो डार्क बैरन गाला इस बार जो है मार्केट में 250 रुपये केजी बिका हुआ है, जिससे इस बार किसानों को बहुत ही मुनाफा हुआ है ना। मैं सभी ग्रोवरों को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो स्पर और गाले पे जो ज़्यादा फोकस करें। अभी जो हम हाल ही में गाड़ी को लोड करके अभी हमारी ब्रेक हुई है टी टाइम, चाय के लिए हमारे सभी पैकर और हमारे हेल्पर साहब बैठे हुए, तो साथ में जो है हम भी चाय का आनंद लेते हुए है ना। तो हम जो है 95 से ये ग्रोवर का काम कर रहे हैं, तो हमारे पास हर साल जो है 20-25 आदमी जो काम करते हैं। तो ऐसा ही ईश्वर से हमारी दुआ है कि हमें हर वर्ष ऐसे ही खूब सेव दें और हम 20-25 आदमी को हर वर्ष काम दें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मोहन फ्रूट कंपनी से पतलीकूल सब्जी मंडी, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे मेरा फ्रूट्स का काम है और मेरी यहाँ पे शॉप है, जहाँ पे यहाँ के ग्रोवर जो है अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं और हमारे पास सेल करते हैं। यहाँ पे इस मंडी में हम लोग चेरी से लेके स्टार्ट करते हैं। ये मंडी चेरी हो गया, उसके बाद पलम हो गया, उसके बाद नाशपाती हो गया, उसके बाद सेब हो गया, उसके बाद जापानी। ये हमारा लगभग 15 नवंबर तक ये मंडी हमारी कंटिन्यू रहती है, उसके बाद क्लोज होती है सर्दियों में स्नोफॉल होने के कारण। यहाँ पे आसपास के जितने भी हमारे गांव वाले लोग हैं, सराउंडिंग के लोग हैं, वो अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे सेल आउट करते हैं। ये मंडी जो है यहाँ पे 20 साल से कंटिन्यू चली हुई है, जहाँ पे लोग अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं। और यहाँ पे इस मंडी में पूरे इंडिया का, ऑल ओवर इंडिया का खरीदार है। साउथ ले लो आप, ईस्ट ले लो, वेस्ट ले लो, हर जगह का, हर तरह का खरीदार यहाँ पे मौजूद रहता है, और जिससे लोगों को भी, यहाँ के किसानों को भी अच्छे रेट्स मिलते हैं, जिसके कारण। और यहाँ पे आजकल सेब जला हुआ है, जो बहुत अच्छे रेट्स मिल रहे हैं लोगों को। आज भी अच्छे रेट मिले हैं सभी को, और ये इस बार थोड़ी सी क्वालिटी उतनी अच्छी बनी नहीं है, फिर भी रेट्स काफी अच्छे मिल रहे हैं। यहाँ पे इस मंडी में हमारे पास मनाली से हो गया, इसके बाद लाहौल स्पीति हो गया, पांगी वैलेट हो गया, सारे हर जगह का ग्रोवर अपना अपना प्रोडक्ट लेके आता है और उनके सेब सब्जी यहाँ पे इस मंडी में आती है। और जिम्मेदारों को भी अच्छा फायदा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे खरीदार जो है थ्रू आउट इंडिया के हर जगह का लोडर बैठा हुआ है। ये जो सब्जी मंडी है पतलीकूल में स्थित है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, और मेरा मोहन फ्रूट कंपनी के नाम से दुकान है। और यहाँ पे हमारे जो स्थानीय ग्रोवर हैं, जो आसपास के हमारे अपने प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं, जिस तरह का ग्रेड और क्वालिटी बना के लाएंगे उस तरह से उनको रेट्स मिलते हैं। अच्छी क्वालिटी होगी तो अच्छे रेट्स मिलते हैं, अगर क्वालिटी में हल्की होगी तो उसमें हल्के रेट रहते हैं। और लोग अब अपने प्रोडक्ट को अलग अलग ग्रेड में और क्रेट्स में और कार्टन में भर के लाते हैं यहाँ पे। इसमें आप लोग भी अगर चाहें तो आप भी कहीं से भी यहाँ पे माल लेने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया का हर जगह का
व्यापारी बैठा होता है ऑलरेडी। तो आप लोग भी आना, यहाँ पे सेब के लिए आना, लेना चाहे तो आ सकते हैं, आप लोग भी आ सकते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में सेब कैसे आए। जी हाँ, ये ब्रिटिश शासन के दौरान आयात किए गए थे, लेकिन ब्रिटिश द्वारा नहीं, लेकिन एक अमेरिकी द्वारा। सैमुअल एवन स्टोक्स जूनियर का जन्म अमेरिकी क्वेकर परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने व्यापारी परिवार का कारोबार छोड़कर भारत में एक कुष्ठ रोग आश्रम में काम किया। यहाँ उन्होंने एक नई प्रजाति के सेबों की खेती शुरू की जो कोटगढ़ में समृद्धि लाई और भारत में सेबों की किस्म को प्रसारित किया। उनकी योगदान से सेबों का प्रवेश भारत में हुआ। एक समय की बात है, हिमाचल प्रदेश की धुंधली पहाड़ियों में कोटगढ़ की सुंदर दृश्यों के बीच एक अद्वितीय कहानी का उजागर होने लगा। एक कहानी जिसमें सेबों ने भारत के दिल में अपने जड़ें ढूंढ ली। यह सब कुछ एक आदमी से शुरू हुआ जिसका नाम सत्यानंद स्टोक्स था, जो पहले सैमुअल एवन स्टोक्स जूनियर के नाम से पहचाना जाता था। अमेरिका में एक धनवान क्वेकर परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन सैमुअल, जैसा कि उसका नाम था, परिवार के व्यावसायिक लक्ष्यों की ओर नहीं खींचा गया, बल्कि वह अधिक उच्च कार्य में और सेवा में महसूस करता था। सन 1904 में अपने 22 वर्ष की नौजवानी में सैमुअल ने भारत की मिट्टी पर कदम रखा, अपने घर की सुखद वातावरण को पीछे छोड़कर शिमला के सुप्थू में एक कुस्तर गांव में रह रहे रोगी आश्रम में सेवा करने के लिए। समय के साथ सैमुअल का करुणामय आत्मा उसे कृषि के क्षेत्र में प्रवृत्त करने की ओर प्रेरित किया। कोटगढ़ के पिक्चर परफेक्ट गांव में उसने एक टुकड़ा भूमि हासिल की और एक अत्यधिक उत्साह से पूर्ण यात्रा पर उतारू रहा, भारतीय मिट्टी में सेबों का खेती करने की। चुनौतियों के द्वारा नहीं हिचकिचाकर सैमुअल ने अपने नए कार्य में समर्पित किया। लुइसियाना संयुक्त राज्य के स्टार्क भाइयों से प्रेरित होकर उन्होंने शिमला के पहाड़ों में सेबों की नई नस्ल को परिचित कराया। निरंतर ध्यान और अड़ियल परिश्रम से सैमुअल ने अपने बागबानी का समर्थन किया और जल्द ही कोटगढ़ के हरित पहाड़ियों ने उसके मेहनत का फल दिखाया। अब हम आइए चर्चा करें कि सेब की खेती का हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिए कितना महत्व है। हिमाचल प्रदेश, जो हिमालय की छाया में बसा है, वहां का मौसम और भूमि सेब की खेती के लिए उत्तम है। इस प्रदेश में सेब की खेती एक मुख्य आर्थिक गतिविधि है जो न केवल किसानों को रोजगार प्रदान करती है बल्कि स्थानीय समुदाय को भी आर्थिक समृद्धि में मदद करती है। सेब की खेती हिमाचल की संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा भी है। यहाँ के लोगों के लिए सेब को स्वास्थ्यवर्धक और धार्मिक महत्व है। अब आते हैं कुछ नवीनतम आंकड़ों पर। हिमाचल प्रदेश में वार्षिक सेब की उत्पादन लगभग 6 लाख टन है, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। इसके साथ ही सेब की खेती से जुड़े उद्योगों में समर्थन और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है, जिससे यहाँ के लोगों का आर्थिक स्तर बढ़ता है। इस प्रकार सेब की खेती हिमाचल प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यटन संबंधी स्तंभ है जो इस क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी, मेरा नाम दिनेश है, मैं आपका नेपाल से हूँ। नेपाल से हूँ जी। अब इधर हिमाचल आते आते 1-1.5 साल हो गया। ठीक है, इधर भी बढ़िया है जी। इधर का हवा पानी जो भी है अच्छा है, काम करने को भी मजा है। नेपाल लम्की कैलाली से हूँ मैं और रोज आता हूँ इधर। ये ठेका लिया है, आपका 36 रुपए क्रेट है, दिन को खाना पीना सब मिलता है, बढ़िया है इधर जी। हाँ, वही महीने का 15-16 हजार बन जाता है। 15-16 हजार में 15-16 हजार में 12-1 हजार खाना पीना खा के घर में राशन बिल इधर उधर सब कुछ मिला के 10-12 हजार बच जाता है। और सेड ले इधर का बढ़िया है,
अपना नेपाल जैसा ही है हिमाचल प्रदेश भी। नेपाल में सेब तो होता है ना जी, मगर क्या है उधर अब मेहनत नहीं है, वो नहीं है। सेब वगैरह तो सब लगे रहते, कभी रोड चला जाता है, रोड का प्रॉब्लम आता है और कुछ का। तब नेपाल में भी सेब तो होता है, एक ही जगह में होता है, जुमला में होता है आपका सेब। उधर भी गए हैं, उधर भी ऐसे जब से आपका हिमाचल कुल्लू मनाली है, जैसे इधर सेब होता है उधर ही होता है। हमारा नेपाल में एक ही जगह मिलता है, वो भी जुमला में ही। और शिमला में भी सेम ऐसे ही साहब, ऐसे ही सेब वगैरह सब कुछ, रहन सहन, हवा पानी ठंडा सब ऐसा ही है। शिमला में गया था, कितना 36 दिन बैठा था उधर, कोटकाई से आगे। उधर भी बस मस्त मस्त एप्पल, रेड आपका, रॉयल, हर वैरायटी सेब मिलेगा आपका। चैलेंजेस जो आजकल फार्मर्स फेस कर रहे हैं एप्पल फार्मिंग को लेकर, वो तो ये है कि इसमें साल में 4 से 5 बार खाद डलता है, 5 से 10 बार, करीब 8 से 10 बार स्प्रे होता है, जो कि बहुत महंगा है। हाँ, पहले खाद में सब्सिडी देती थी सरकार, अब वो सब्सिडी बंद कर दी है, स्प्रे महंगा कर दिया है, पानी की शॉर्टेज होने लग गई है। मनाली में तो चलो भी पानी बहुत है, शिमला में और दूसरी जगह में पानी की शॉर्टेज होने लग गई है। पानी की शॉर्टेज है, ओला पड़ता है तो एप्पल खराब होता है, बर्फ जिस ढंग से आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। तो ये सारे चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं, इस वजह से मुझे लगता है एप्पल फार्मिंग को छोड़ के कॉटेज साइड पे या होटल साइड पे, टूरिज्म साइड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं यहाँ के लोकल लोग। टूरिज्म की तरफ ज्यादा जा रहे हैं लोग। आप एप्पल के खाद के बारे में बता रहे थे ना, गवर्नमेंट सब्सिडी थी पहले। हाँ, पहले थी, लेकिन अब बंद हो गई है। और खादें हमारे को बहुत महंगी मिलती है, और स्प्रे की जो दवाइयाँ है ये सारी महंगी हो गई। तो इसलिए एग्रीकल्चर, इसका एप्पल के इसमें बहुत खर्चा है। मतलब एक प्रोडक्शन भी पहले से कम हो गया है। हाँ, प्रोडक्शन भी कम हो गई, क्योंकि लोग काट काट के शहरी रंग की तरफ चढ़ रहा है ज्यादा। हाँ, कॉटेज बना रहे हैं, टूरिज्म की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। टूरिज्म की तरफ ज्यादा है। पर मैंने यार एक चीज देखी है, मेरे एक फ्रेंड है प्रणव रावत, जो हार्ट कोटी में ना, ये इटली से कोई प्लांट मंगाए हैं, इसने इंपोर्ट कराए हैं। तो एक ब्रीड है कोई हनी क्रंच के नाम से, ये बता रहा था कि 1.5 फीट के गैप में एक पेड़ लगता है, और मतलब दूसरे सीजन से फ्रूट देना स्टार्ट कर देता है। हाँ, वो नई वैरायटियां है, बहुत एग्रेसिव फार्मिंग कर रहे हैं उसकी। पर अगर देखा जाए तो उसको भी सब नहीं कर सकते, क्योंकि मेहनत ज्यादा है, खर्चा भी ज्यादा है। अब एक और रिटर्न उतना नहीं रहा। हाँ, अब जिसके पास पैसे कम होंगे वो बेचारा कहाँ से कर पाएगा वो, क्यों? समय का बदलाव, तकनीकी उन्नति और संसार की दौड़ ने हमें कई बार भुला दिया है कि हमारे प्राकृतिक धरोहर में छिपी शानदारता और समृद्धि का मूल्य क्या है। मनाली के इस संगीतमय भूमि में सेब की खेती न केवल एक आर्थिक योगदान है, बल्कि यह हमें प्राकृतिक सुंदरता और संवेदनशीलता का अनुभव कराती है। सेब के पेड़ों की पर्यावरण में स्थापितता, उनकी शानदार परिधि और उनके मिठास से हमें यह याद दिलाती है कि हमारी संवेदना कितनी समृद्ध हो सकती है जब हम प्रकृति से मिलते हैं। इसलिए चलिए हम सभी मिलकर इस अनुपम खूबसूरती का सम्मान करें और सेब की इस अमूल्य धरोहर का सतत संरक्षण करें, क्योंकि सेब के पेड़ों के नीचे बिताए गए हर पल हमें हमारे असली रूप का अनुभव कराता है और हमें हमारी असीमित अमूल्यता की अनुभूति कराता है। सेब के मनाली के इस खूबसूरत आदर्श को समझना हमारे लिए एक निरंतर सिखाई और प्रेरणा का स्रोत रहेगा, जो हमें प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते की महत्वपूर्णता को समझाता है।